हेलो एवरीबॉडी। तो यूसीसी के बारे में काफी चर्चा आपने सुनी होगी, पर उन सब में से ये वीडियो आपके सबसे काम की होगी, क्योंकि इस वीडियो में उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस को मैं आपके लिए ब्रीफली आउटलाइन करके दूंगी। क्योंकि काफी सारे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि स्लैट, एक्सलैट, एमएचसेट, सीयूलेट, क्लैट 2025 तो है ही। और इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी जरूरी है, क्योंकि ये एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन रहा है इस साल। यूसीसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके 2 वीडियोस हमने बना रखे हैं चैनल पर, जिसके काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको मिलेगी इस टॉपिक पर। और इसके बारे में अगर आप बंगाली में समझना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी के प्रोविजंस को मैं डिस्कस करूंगी। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएल्स इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो 7 फरवरी डेट याद रखना, उस दिन उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया, जिससे ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिसने मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और लिव इन रिलेशनशिप के मामले में एक कॉमन लॉ बनाया सभी सिटीजन्स के लिए। ये बिल, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट होता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। और डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि ये कंपल्सरी प्रोविजंस नहीं है, बल्कि स्टेट के लिए एक ऑब्लिगेशन है कि वह इन्हें लागू करने की कोशिश करते रहे। तो उत्तराखंड ने ऐसा ही किया। तो अब सबसे पहला सवाल ये कि बिल किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बेसिकली ये बिल उत्तराखंड के सभी रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 2.9% वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों को छोड़कर, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे, तो उन्हें अभी के लिए इस बिल के स्कोप से बाहर रखा गया है। दूसरा सवाल ये कि ये बिल लिव इन रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखिए, इस बिल से पहले लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई लॉ नहीं था हमारे देश में, और ना ही इसे रिकॉग्नाइज किया जाता था। पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप के बच्चे भी इलेजिटिमेट होते थे, पर इस बिल ने लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की कोशिश की है। पहले बात तो ये कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसे रजिस्टर करवाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उत्तराखंड के रेसिडेंट है या नहीं है। अगर आप उस स्टेट में लिव इन में रह रहे हैं तो ये प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल होने वाला है। ये प्रोविजन सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स पर लागू होगा, यानी कि सेम सेक्स कपल्स पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर लिव इन कपल्स का रिलेशनशिप टूट जाता है तो उसे भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर का अगर 21 साल से कम उम्र है तो इस केस में लिव इन के बारे में उनके पेरेंट्स या गार्डियंस को इन्फॉर्म भी करना होगा। रजिस्ट्रार ये भी चेक करेंगे कि ये रिलेशनशिप कहीं प्रोहिबिटेड डिग्रीज में तो नहीं आते, जैसे कि एक पार्टनर पहले से ही शादीशुदा तो नहीं है और माइनर का कंसेंट कहीं जबरदस्ती तो नहीं लिया गया। इंटरेस्टिंगली, वुमन मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है अगर लिव इन रिलेशनशिप में उनको उनका पार्टनर छोड़ देते हैं, और इस रिलेशनशिप से अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वह लेजिटिमेट माना जाएगा, यानी कि वह अपने एंसेस्टर्स के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ये एक नया प्रोविजन है, क्योंकि पहले अगर बिना शादी के बच्चे होते थे तो उन्हें इलेजिटिमेट माना जाता था और वह सिर्फ अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते थे, पर एंसेस्टर्स के प्रॉपर्टी पर उनका कोई हक नहीं होता था। अब अगर लिव इन में रहने
कि 1 महीने के अंदर कोई उस रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करवाता है तो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो जेल टर्म वही 3 साल का ही रहेगा, पर फाइन 25,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। अब अगर नोटिस मिलने के 6 महीने के अंदर भी कोई अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करवाता है तो उन्हें 6 महीने का जेल हो सकता है और 25,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों भी एक साथ भुगतना पड़ सकता है। अब ये रूल्स अच्छे हैं या बुरे, ये मैं नहीं, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। पर मेंटेनेंस वाला प्रोविजन जोड़ने से वापस लड़कों के साथ नाइंसाफी करना मुझे जरूर लगता है। तीसरा सवाल ये कि पॉलीगैमी या बाइगैमी परमिटेड है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक आदमी 4 शादियां कर सकता है वैलिडली। तो बता दूं कि बाइगैमी या पॉलीगैमी कुछ भी परमिटेड नहीं है। एक इंसान का एक ही वाइफ या हस्बैंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेके ये बिल क्या कहता है। तो इस बिल के इनैक्टमेंट के बाद जितनी भी शादियां होंगी उन्हें कंपल्सरीली 60 डेज के भीतर रजिस्टर करवाना होगा। ये लॉ उन शादियों पर एप्लीकेबल होगा जो स्टेट में हुआ, और अगर स्टेट के बाहर शादी होता है तो एक पार्टी अगर उत्तराखंड का है तो उन पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। रजिस्ट्रेशन ना करवाने से शादी इनवैलिड नहीं होगी, बल्कि 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो 3 महीने का जेल और 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, भले शादी किसी भी कस्टमरी लॉ के अनुसार की गई हो। अब अगला बहुत ही जरूरी सवाल कि डिवोर्सेस में क्या बदलाव आए हैं इस यूसीसी से। स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना डिवोर्सेस नहीं हो सकते, और अगर फिर भी ऐसा कोई करता है तो 3 साल की जेल हो सकती है। ग्राउंड्स में कन्वर्शन को रखा गया है, यानी कि अगर पार्टनर अपना धर्म बदल ले तो ये डिवोर्स का ग्राउंड है। पर बहुत से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड बताया गया था डिवोर्स का, जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि मैरिज में रिलेशनशिप के सुधार की संभावना अगर नहीं है तो उस ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिलेगा। शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स फाइल नहीं किया जा सकता, पर अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो 1 साल के अंदर डिवोर्स फाइल करना परमिटेड होगा। वुमेन के पास स्पेशल कंडीशन है कि अगर हस्बैंड रेप के लिए गिल्टी है या किसी और अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए, या उनकी अगर 1 से अधिक पत्नियां हैं तो वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकती है। पर जो मेजर बदलाव है डिवोर्स के मामले में वो ये कि 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी मम्मी को ही मिलेगी। अगला सवाल ये कि इनहेरिटेंस में क्या क्या बदलाव इंट्रोड्यूस्ड हुए। तो कोपर्सिनरी के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता था। कोपर्सिनरी प्रॉपर्टी के केस में लड़कियों को इनहेरिट करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ रहने का अधिकार दिया जाता था। यूसीसी में कोपर्सिनरी प्रॉपर्टी और खुद खरीदे हुए संपत्ति में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक और चीज ये कि स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को डिसीज्ड पर्सन के विल के एब्सेंस में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का इक्वल राइट है, और ये लोग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी मौजूद नहीं होगा तो प्रॉपर्टी को कजिन्स और पैटर्नल साइड के रिलेटिव्स के बीच बांटा जाएगा, और उनके एब्सेंस में प्रॉपर्टी को कोई भी और क्लेम कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रैक्टिसेस को ये बिल क्रिमिनलाइज करता है। तो देखिए, करेंटली जो मुस्लिम लॉ में प्रैक्टिसेस है उनमें से निकाह हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी क्रिमिनलाइज किया जा चुका है। यूसीसी के अंडर ये बताया गया है कि एक पार्टनर अपने डिवोर्स्ड वाइफ से बिना किसी कंडीशन के वापस शादी कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मुस्लिम्स के बीच पर्सनल लॉ वाइज कंडीशन ये था कि पहले उस वाइफ को किसी और से शादी करना होगा और शादी को कंज्यूमेट करना होगा,
फिर वह अपने पहले पति से वापस शादी कर सकती है और इसे ही निकाह हलाला कहते हैं, जो यूसीसी के अंदर अब ऑटोमेटिकली हट चुका है। साथ में एक बढ़िया प्रोविजन भी ऐड हुआ है जो ये कहता है कि ऐसे प्रैक्टिसेस को अगर कोई किसी से जबरदस्ती फॉलो करवाना चाहे तो उसकी 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। और ये थे उत्तराखंड के यूसीसी के मेजर प्रोविजंस। हालांकि लिव इन को लेके काफी विवाद है क्योंकि इसे ब्रीच ऑफ प्रिवेसी कहा जा रहा है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात भी अपना यूसीसी ड्राफ्ट कर रही है, पर ये भी काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है क्योंकि इस तरह से अगर हर स्टेट अपना अपना यूसीसी बनाएगा तो एक्चुअल में यूसीसी का जो पर्पस है पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाने का, वो डिफीट हो जाता है। वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको हमारी कंटेंट्स अच्छी लगती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यूसीसी के ऊपर आपके व्यूज हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।